हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सेट नंबर 1 आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉडल पेपर सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर सेट नंबर 1 आज की इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक दर्पण बनाते हैं जो कि क्या है, एक अवतल दर्पण हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, और एक हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ओके। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होती है, फोकस आपका राइट साइड होता है। ये आपका क्या है, ध्रुव है, यानी कि पोल है। ये जो है आपका क्या है, ये पोल है आपका। ठीक है, तो आपका फोकस दूरी इस साइड होता है और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे ये पोल है आपका, ध्रुव है, ध्रुव से फोकस दूरी यहाँ होता है और वक्रता त्रिज्या यहाँ होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पोल से बायां साइड यानी कि लेफ्ट साइड जितने भी टर्म होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। ठीक है, लेकिन पोल से राइट साइड यानी कि दायां साइड है ना, दायां साइड जितने भी टर्म होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। तो बात यहाँ क्या बोल रहा है, ऋणात्मक कौन सी दर्पण में होता है। तो ऋणात्मक देखिए किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है ना। देखिए ऋणात्मक में फोकस दूरी किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन क्या है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी दर्पण ले लेते हैं है ना, तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण ही ले लेते हैं। आप चाहो तो उत्तल दर्पण भी ले सकते हो। ठीक है, बात तो एक ही है, समझाने से मतलब है। ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस दूरी है, ये मेरा क्या है जी, ये मेरा वक्रता केंद्र है। ओके, तो यहाँ से देखिए पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, है ना जी, यानी आर बोलते हैं। ठीक है, आर इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस आर और एफ के बीच संबंध क्या है, ये आप देखो। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एफ होगा ना, इसका दुगना क्या होगा, आर होगा। देखिए आर यहाँ तक है, एफ यहाँ तक है, यानी कि दुगना क्या होगा, आर होगा। यानी एफ जो होगा वो आर का कितना होगा, आधा होगा, यानी एफ इक्वल टू r/2 हो जाएगा। यानी फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, f इक्वल टू r/2। यहाँ से आप फॉर्मूला भी के तौर पर भी इसे याद कर सकते हो कि फोकस बराबर होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस पे जो ना क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही इजी रहता है। आपको फोकस दूरी दे दिया जाता है, पूछता है वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या दे दिया जाता है, बोलता है फोकस दूरी क्या होगा। बहुत ही इजी, मतलब इस फॉर्मूला पर बना सकते हो, जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, यानी कि कोई भी इंसान न्यूनतम कितने दूरी पे उसके आंख पे वस्तु को रखे कि वो देख ले, है ना। न्यूनतम, अधिकतम तो अनंत होता है, आप लोग जानते हैं हमारी आंख अनंत तक देख सकती है, लेकिन न्यूनतम यानी कम से कम जो है ना वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तभी वो वस्तु को जज कर पाएगा, यानी कि देख पाएगा। जैसे ये आपकी आंख है। ठीक है, अब आंख के डिस्टेंस जो भी वस्तु रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर ना देकर के 20 सेंटीमीटर तक आपकी आंख तक लेते आए तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे, है ना। यानी मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक प्रिज्म बनाए, ओके, इससे क्या किया, श्वेत प्रकाश यहाँ पे आपतित किए, और आप लोग को पता है कि ये आपतित होने के बाद ये जो है 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है जी, विभाजित हो जाती है ना जी। 1 2 3 4 5 6, एक और दे देते हैं। ठीक है, 7। तो सबसे ऊपर क्या होता है, R, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको याद करने के लिए, याद कर लो, RO/G V, सॉरी V नहीं होगा, पहले B होगा। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होगा आपका B। ठीक है, RO/G BI V, यही फॉर्मूला होता है, BI V। ओके,
BI भी। अब इसका मैं टोटल का मैं आपको बताऊंगा ये मीनिंग क्या होता है। ओके देखिए, R से हो गया आपका रेड यानी कि लाल, O से हो गया ऑरेंज मतलब नारंगी, Y से हो गया येलो, G से हो गया ग्रीन, B से ब्लू, I से इंडिगो और V से वॉयलेट मतलब क्या होता है जी? वॉयलेट मतलब बैगनी होता है। यानी सबसे कम झुकाव किसका है? सबसे ऊपर कौन है? रेड, यानी सबसे कम झुकाव क्या है? लाल रंग का। ठीक है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा भी होता है। ओके, और सबसे कम किसका होता है? झुकाव सबसे ज़्यादा किसका है? देखिए सबसे नीचे कौन है? वॉयलेट यानी कि बैगनी का झुकाव सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है? रेड का है, जो सबसे ऊपर है ना। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो। और याद रखना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम हो जाता है तरंग दैर्ध्य किसका? वॉयलेट कलर का। लेकिन बात अगर जो विचलन की हो तो विचलन सबसे ज़्यादा किसका है? वॉयलेट का, क्योंकि सबसे झुकाव किसका है? देखिए झुकाव मतलब होता है विचलन, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जो है ना दे दिया जाए कि झुकाव की जगह आपको दे दिया जाए विचलन, सबसे कम विचलन किसका है? विचलन मतलब ही झुकाव होता है, याद रखिएगा, है ना। तो झुकना मतलब विचलन, है ना। यानी सबसे, अगर यहाँ पे दे दिया जाता है कि गुजरने पर सबसे कम विचलन किसका होता है, तो विचलन सबसे कम किसका होता है? रेड का हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो विचलन सबसे कम होता है। झुकाव मतलब विचलन होता है, दूसरा शब्द आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप रेड हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का ही होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो आपकी आँख के रेटिना पर किसी वस्तु का जो छवि यानी कि इमेज जो बनती है वो किस टाइप का बनता है? आप लोग जानते हैं क्या? ये बनता है आप हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी? वास्तविक उल्टा बनता है। ओके, और यहाँ से अगर जो बोल देता है बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो याद रखिएगा हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही, सीधा सीधे बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा बनता है। यही इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आप सबको पता है, लेकिन ये किस परिघटना के कारण, किस फिनोमेना के कारण होता है? क्या ये आप जानते हैं? ये होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग जो है वो नीला यानी कि ब्लू दिखाई देता है या प्रतीत होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ओके, तो याद रखिएगा, अब बड़ा जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा अवतल दर्पण में ही बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु आप जितना भी आप जैसे इतना मतलब हाइट का आपने वस्तु लिया, तो आपका जो बनेगा क्या बोलते हैं, जो भी आपका बनेगा इमेज जो बनेगा वो हमेशा जो है इस इमेज से बड़ा ही बनेगा, है ना। जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा इस इमेज से बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए ना याद रखिएगा हमेशा अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, किसका यूज किया जाता है जी? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे निकट की जगह दूर दृष्टि दोष अगर आपको दे दे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने जन्म दिया उस नियम को, है ना। इसका जन्मदाता कौन है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, है ना।
तो आप सबको पता है इसका जो आविष्कार किया था वो मैक्सवेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सवेल ने। ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इससे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है आपका, 1-2 नंबर का बनता है। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, विभव बोले या विभवांतर बोले, उसका ये दोनों का ऐसा मतलब बोल्ट ही होता है ना, बोल्ट। ओके, हमेशा क्या होता है? विभव या विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? बोल्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जो होता है वो जो होता है, श्रेणी क्रम में किसी भी चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी कि उसकी नेचर क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा की नेचर कैसी होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, या फिर काल्पनिक वास्तविक दोनों होती है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा चुंबकीय बल की रेखा जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी काल्पनिक। कैसी होती है जी? काल्पनिक। तो यानी कि इमेजिनरी होती है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, अंग्रेजी में इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये नंबर वाले वैसे भी इंसान को याद नहीं रहता है। नंबर वाले टर्म जो दिया हुआ रहता है वो याद करने में थोड़ा सा याद तो हो जाएगा, लेकिन दिमाग से निकल जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा, यानी कि इसे हम इस तरह भी लिखते हैं 1 kWh, है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ओके, कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा। कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर है पता है आपको? नवीकरणीय ऊर्जा मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, इंसान जो है कोयले से प्राप्त, इंसान के द्वारा जो है उपयोग किया गया एनर्जी, है ना, ऊर्जा, यानी कोयले से प्राप्त ऊर्जा। तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा, तो इंसान ही कोयला का खोज किया और उससे ऊर्जा में उपयोग किया, है ना। यानी कि प्रकृति रूप में वो पाया जाता था और इंसान ने क्या किया? उसका जो है नवीकरण किया, यानी कि उसका जो खोज किया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? यानी कौन सी लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ओके, तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, वर्ण मतलब कलर कह सकते हो। ठीक है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ओके, ये आपको बताना है। तो यहाँ याद रखिएगा, जो प्रकाश, जो जितने भी कलर बने हुए हैं इस दुनिया में, जितने भी कलर बने हैं सारे के सारे रेड, ब्लू और ग्रीन, यही 3 रंग के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। यानी कि लाल, नीला और हरा, ये तीनों कलर के मिक्स से ही सारे कलर बनाए जा सकते हैं। ओके, तो ये प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि कलर कहलाता है। ठीक है, चलिए, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी कि ये तीनों मतलब ऊपर में जितने भी है ऑप्शन सभी, इसीलिए उपर्युक्त सभी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आइरिस, आंख का आइरिस भाग जो होता है वो रंगीन रंग का होता है। ओके, रंगीन भाग होता है हमारे आंख का। ठीक है,
1 HP बराबर होता है, HP मतलब हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये होता है 746 वाट के बराबर। आपको आंसर भी दिख रहा है नीचे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड ग्लांस, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लांस मतलब विशालक शीशा होता है, किसका होता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो होता है अवतल लेंस का, किसका होता है जी, अवतल लेंस का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक चालक में जो है ना मुक्त रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त रूप से पहले से इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले से ही पाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, धारा हम जैसे ही इस पर प्रवाहित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि धारा भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है ना, तो ये धारा क्या है, दोनों सभी के सभी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, धक्का देगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना जी, याद रखिएगा। ओके, मैंने अच्छे से समझा रखा है इसके बारे में। ओके, चलिए, एम्पियर मीटर, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, आवेश का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि वाट को और किस नाम से, किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा वाट को ना, जिसे हम डब्ल्यू से हम लोग सूचित करते हैं, वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है, जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या है, इसका आंसर आप खुद दो। बहुत ही मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बार बार जो है आप लोग जब भी पढ़े होंगे ये चैप्टर, तो विद्युत धारा तो आपका चैप्टर ही है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या है, एम्पियर होता है, जिसे ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, है ना जी, एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ये आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो होता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है जी, कौन उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कौन उत्तरदायी होता है, कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कली चूना पर जब हम क्या करते हैं, जल को डालते हैं, यानी कि पानी को, यानी कि H2O को जब हम लोग डालते हैं तो ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कॉपर जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। और आप लोग देखते भी होंगे कि मतलब अगर आप कॉपर यानी तांबा के बर्तन को अगर आप रख देते हो तो बहुत ही जल्दी ये जो है वायु की संपर्क में आने पर इसके अंदर में जो है एक तरह का बोलिए तो रस्ट लग जाता है ना, रस्ट मतलब एक जैसे जंग एक तरह का बोल सकते हो, फिर पीला हो जाता है ना, तो उसे फिर नींबू से साफ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल से साफ किए जाते हैं, तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी अभिक्रिया जल्दी कर लेता है ना जी। तो हो जाएगा आपका कॉपर। ओके, Cu, कॉपर को Cu बोलते हैं, ठीक है, Cu इसका सिंबल होता है, यानी कि संकेत होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका हो जाएगा CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 या फिर CaOH2 कह सकते हो, नहीं OH का होल 2 कहना ज़्यादा बेस्ट होगा, तो CaOH का होल 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को, यानी लाल लिटमस पेपर होता है एक तरह का, ठीक है, लाल लिटमस को नीले रंग में तब्दील कर देता है, यानी कि बदल देता है, तो इसका pH मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका pH मान जो होता है ये होता है आपका, देखिए ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा जी, A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि 7 से ज़्यादा जो भी होगा सारे के सारे हो जाएगा, है ना,
यानी कि 7 से ज़्यादा जितने भी होगा, 7 से अधिक जितने भी पीएच मान होगा वो जो है क्या करेगा, 7 से ज़्यादा जितने भी पीएच मान रहेगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। 7 से जितने बड़े होंगे, तो 7 से बड़ा 11 है, 7 से बड़ा 10 है, यानी ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एल्काइन में कार्बन कार्बन के कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एल्काइन में जो होते हैं वो 3 होते हैं। एल्काइन में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ओके, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ना इस तरह 3 बॉन्ड लगा होता है ना, इस तरह 3। एल्केन में 1 बॉन्ड लगा होता है, इस तरह एक बॉन्ड लगा होता है ना। और एल्किन में कितना बॉन्ड होता है, एल्किन में 2 बॉन्ड होता है, इस तरह। इसे बोलते हैं एल्काइन, इसे बोलते हैं एल्केन, इसे एल्किन, इसे एल्किन बोलते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है एल्काइन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड वाला को एल्काइन बोलते हैं, 1 बॉन्ड वाला को एल्केन बोलते हैं, और 2 बॉन्ड वाला को एल्काइन बोलते हैं, सॉरी एल्किन बोलते हैं। 2 बॉन्ड वाला को एल्किन, 3 बॉन्ड वाले को एल्काइन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीनी का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चीनी का भी पूछता है ना, चीनी का पूछ देता है, काली चूना का पूछ देता है, ग्लूकोज का जैसा अभी आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो चीनी का आप लोग क्या जानते हैं, हम इस तरह याद किए हैं। देखिए, हम इस तरह याद किए हैं, CHO 12 22 11, हम इस तरह याद किए हैं। आप किस तरह याद कर सकते हो, इसी तरह याद करना। CHO 12 22 11, यानी कि C की जगह 12, H की जगह 22, O की जगह 11, है ना। तो ये हो गया चीनी का। लेकिन ग्लूकोज का क्या होता है, CHO 6 12 6, इस तरह याद किए हम। अपने अनुसार आप अपने तरह से याद कर सकते हो, बहुत ईजी याद करना मेरे लिए है, इसलिए मैं इस तरह याद करता हूँ। CHO 6 12 6, तो 6 12 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का 6 12 6 होता है और चीनी का CHO 12 22 11 होता है। ओके, बहुत ईजी, इस तरह आप याद कर सकते हो ईजिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कहलाता है साबुन। साबुन का जो होता है बसीय अम्ल सोडियम लवण होते हैं, वो सोडियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक जो है ना कहलाता है एल्डिहाइड कहलाता है। OH वाला क्रियाशील समूह एल्कोहल कहलाता है, यानी कि OH वाला एल्कोहल हो जाएगा, है ना। और कीटोन का तो होता है ये शायद होता है, अब कंफर्म मैं नहीं हूँ, अच्छे से मैं नहीं अभी इसके बारे में बता सकता हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है, CH कीटोन का क्या होता है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है, अभी हम कन्फर्म हूँ कि एल्कोहल का OH होता है और CHO जो होता है वो होता है एल्डिहाइड का। ठीक है, यानी आगे में ये मतलब आगे में ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ये बॉन्ड है। ठीक है, बंधन है, यानी कि कार्बन से जुटने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ओके, यानी एल्डिहाइड हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है। जैसे आप लोग आवर्त सारणी का फिगर तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो भी तत्व होता है जहाँ भी होता है, ठीक है, ओके, इसके बारे में तो अलग से वीडियो आवर्त सारणी का बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, तो आवर्त सारणी में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है आपको बताना है, यानी कि बायां से लेकर के आप दायां की ओर जाओगे, यानी इस साइड से इस साइड आप जा रहे हो, है ना। ये हो गया बायां साइड और इस साइड दायां साइड, तो बायां से दायां की ओर जा रहे हो। तो इस कंडीशन में होता क्या है, आपका परमाणु संख्या जो होता है वो घटता जाता है। परमाणु संख्या की त्रिज्या क्या होती है, घटती जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, है ना, बढ़ते क्रम में सजाएं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा क्या, क्वेश्चन में बोल रहा था कि अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी अधातु तो है लेकिन सबसे इस बढ़ते क्रम मतलब पहले समझ लो, बढ़ते क्रम होता है छोटा से बड़ा, है ना, यानी सबसे कम कौन किसका अधातु गुण है, फिर उसके बाद किसका कम है ना, इस तरह, है ना, फिर उससे बड़ा किसका है, फिर उससे बड़ा किसका है अधातु गुण, फिर उससे बड़ा किसका अधातु गुण है, इस तरह आपको बताना है ना। तो सबसे बड़ा अधातु गुण होता है, सबसे कम अधातु होता है वो होता है लिथियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है जी, आप जानते हो क्या? सिलिकॉन आपका एक तरह का बोल सकते हो कि उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन उपधातु है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित, सॉरी निम्नलिखित नहीं, निम्नांकित है। निम्नांकित बोलिए या निम्नलिखित बोलिए, बात एक है। ठीक है, यानी कि जितने भी दिए हुए ऑप्शन निम्नांकित या निम्नलिखित कहलाता है, यानी कि फ्लोइंग, जैसे हम लोग इंग्लिश में फ्लोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि कौन सा तत्व विद्युत का धनात्मक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, यानी सोडियम के ऊपर जो है हम आयन जो दिखाते हैं वो प्लस दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये एक तरह का बोलिए जीके क्वेश्चन आपका है। ओके, इसका साइंस से कोई मतलब नहीं है। तो टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ना है जी, तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ना। अगर केरोसिन से बाहर जैसे ही निकालोगे आप, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा ये, इसमें आग लग जाती है, आप सबको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपमार्जक से देखिए सर्फ भी बनाए जाते हैं, यानी कि सर्फ एक्सेल कोई भी कंपनी हो सकता है, सर्फ एक्सेल हो सकता है, गाइड हो सकता है, जितने भी सर्फ की कंपनी होती है। ठीक है, यानी सारे के सारे सर्फ जो है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। शैम्पू भी अपमार्जक से बनाए जाते हैं। इजी सर्फ अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी उपरयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उपरयुक्त सभी यानी ऊपर में जितने भी है सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जो है अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल में। जितने भी किसका कौन सा उपयोग किया जाता है जी? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का क्या होता है? SI होता है क्या? सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI शायद होता है। ठीक है, ओके, कन्फर्म मैं नहीं हूँ, बट अगर आप कन्फर्म हो तो कमेंट कर देना कि हाँ वाकई SI होता है सिलिकॉन का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं होता है? ओके, यानी कि CNG है या LPG गैस है या बायोगैस है या कोयला है। कोयला से भी खाना बनाया जाता है, हम सबको पता है। और हमारे घर में जो पहुंचता है LPG गैस, उसके हम लोग बोलते हैं, कौन सा गैस बोलते हैं? LPG गैस बोलते हैं। अब बायोगैस भी, जिससे बायोगैस से भी बनाया जाता है। ओके, लेकिन CNG गैस जो होता है इससे जो है आपका खाना नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, अच्छा ये है कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। ओके, यहाँ पे जो है ना ये माइनस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये जो माइनस की जगह, जो ये माइनस की जगह ना आप इस तरह तीर लगा देना, यानी कि अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। 44 नंबर। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा जी? ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, ये आपको चेक करना है, यानी कि सभी तरफ परमाणु की संख्या समान है या नहीं वो आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ देखिए पहला नंबर चेक करते हैं, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, इसमें क्लोरीन क्या है? 2 है, लेकिन इसमें भी क्लोरीन कितना है? 2 है। ठीक है, ये तो हो गया संतुलित। तो पूछ रहा संतुलित कौन नहीं है, छोड़िए। इसमें देखिए PB यानी कि प्लम्बिक। ओके, PB यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ भी PB 1 है। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 3 दूनी 6 नाइट्रोजन हो गया है ना, नहीं 2 नाइट्रोजन हो गया ना। ये जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 नाइट्रोजन। तो इधर भी है आपका, इधर नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन इधर 1 ही है ना जी, नाइट्रोजन तो इधर 1 है, यानी कि यही B नंबर जो है ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। ठीक है, यानी ये संतुलित नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन इधर कितना है? 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 ही नाइट्रोजन है। ओके, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए तीसरा नंबर भी चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, इतना जान लो। ठीक है, इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। ओके, तो और आगे भी आप चेक कर लो अपने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, याद रखिएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। 7 से ज़्यादा जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? 7 से ज़्यादा क्षारीय कहलाता है, क्षारीय प्रकृति कहलाता है, यानी कि ये तीखा होगा, कड़वा होगा। और 7 से जो कम रहेगा, 7 से
कम, कम मतलब माइनस कर देते हैं, यानी 7 से कम जितने भी होगा वो अम्लीय कहलाएगा, यानी खट्टा होगा। टेस्ट में कैसा होगा, प्रकृति इसका खट्टा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? ओके, तो सबसे दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका CH3COOH, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड इसका होता है ना जी, CH3COOH है ना। तो इसे हम COOH ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे CH3COOH, ये इस तरह नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है CH3COOH, इस तरह पढ़ा जाता है तोड़ तोड़ के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वो होता है एल्युमिनियम का। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का, इसी से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ओके, रिफाइन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पोटासियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 19 होती है। पोटासियम 19 होता है परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या 1939 है ना। परमाणु संख्या आप हम 30 तक याद कर लेना, 20 तक भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन 30 तक मैं बोलूँगा कि आप याद कर लेना, आगे भी काम देगा, 11 12 में आपको काम देगा। ठीक है, बहुत ही ईजी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल का पीएच मान, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH होता है शायद, फॉर्मिक एसिड का यही होता है शायद, फॉर्मूला यही होता है। ओके, कन्फर्म में नहीं हो आप बोलना ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, HCOOH मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है तो इसका बताना है IUPAC नाम क्या होता है। ओके, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड को। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है बताइए? इथाइल अल्कोहल का, अल्कोहल है मतलब OH तो लगेगा ही लास्ट में। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का बोल रहा है आपका अनुसूत्र क्या होगा, है ना जी। तो इसका अनुसूत्र हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, C2H5OH। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एल्काइन कौन है? मैं अच्छे से मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ओके, एल्केन का फॉर्मूला देखिए, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन का होता है। एल्किन का होता है CnH2n होता है। ठीक है, एल्काइन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है, सॉरी -2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब देखने वाली बात है, जो कार्बन का जो संख्या होगा वो हाइड्रोजन के देखो, यानी कि हाइड्रोजन का जो संख्या हो वो कार्बन की संख्या के दुगना से 2 ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की जो संख्या है H2n+2 है ना, यानी कि कार्बन का जो भी नंबर होगा इससे दुगना कर दो फिर ऐड कर दो 2, यानी दुगना से ज़्यादा होगा तो वो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहा है एल्काइन का, तो एल्काइन का हम लोग चेक करते हैं। तो एल्काइन में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या जो होता है वो कार्बन से क्या होता है, दुगना से 2 कम होता है ना। देखिए दुगना है हाइड्रोजन से, देखिए 2 है फिर कम कर दिया, 2 कम कर दिया, दुगना से कम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो एल्काइन में देखिए फिर दूसरा चेक करते हैं, दुगना से 2 ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दुगना से क्या होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, तो दुगना से देखिए ये क्या है, 2 कम है, ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो दुगना से क्या है, 2 कम है। ठीक है, नहीं दुगना से कम नहीं है यार, ये तो दुगना से ज़्यादा हो गया 2, तो दुगना से कम देखिए ये है आपका शायद 2 दूनी 4, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, दुगना से 2 कम ये है यार, देखिए दुगना से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दुगना कर दो फिर 2 कम कर दो, है ना। तो C2H 2 दूनी 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दुगना से 2 कम। ओके, फॉर्मूला के अनुसार आप समझ सकते हो। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर एल्काइन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं अच्छे से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुगना से 2 कम होना चाहिए, मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चीनी का रासायनिक सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज के समय मैंने आपको बता दिया था। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है CHO 612 है ना, लेकिन चीनी का क्या होता है CHO 12-22-11, यही ना होता है। तो 12-22 कहाँ है, 12-22-11, CHO 12-22-11, ये आपका चीनी का है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज का है ऊपर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीनी की बात कर रहा है, शुगर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच
सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन के बीच जो होती है सहसंयोजक बंधन जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है जी? 3 होती है एसिटिलीन में, ठीक है। तो मैक्सिमम देखिए 3 ही होती है, तो 5 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, होता तो 2 होता। तो जानते हैं आप लोग, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इससे ज़्यादा तो सहसंयोजक बंधन होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैक्सिमम हम लोग क्या बोलेंगे? 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है आपका अंकुरित बीज। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने बीज को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? अंकुरित बीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव वृक्क यानी कि किडनी किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है हमारे अंग के किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्सर्जन में काम देता है। मानव वृक्क किडनी जो है ये देखिए पोषण में तो काम देता ही नहीं। पोषण मतलब क्या हो गया? आपके शरीर में जो जिस चीज़ की कमी है वो पूरा तो नहीं करेगा ना, वो पूरा बिल्कुल नहीं करेगा। शोषण, सांस लेते हो आप क्या? सांस लेते हो क्या आप? किडनी सांस लेते हो, वृक्क से लेते हो? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवहन करते हो क्या इससे? बिल्कुल नहीं। यानी कि उत्सर्जन में काम देता है, ठीक है। ओके, यानी कि जैसे आप पेशाब करते हो तो उत्सर्जित कर रहे हो ना, तो वृक्क इसमें सहायक होता है, ठीक है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी कि जाइलम फ्लोएम में अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो जाइलम जो जिम्मेदार है वो पानी में, जो से जल जो से जाइलम, इस तरह याद कर लो, है ना। जो से जल जो से जाइलम, यानी पानी यानी कि जल, है ना। जल में क्या होता है? परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से आप याद करो, ठीक है। शोषण के लिए अच्छा, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो बात कर रहा है निकलने की, यानी छोड़ते हैं, निकलने की बात हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग? निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फलों के पकने में निम्न में से किसके नियंत्रित होता है? किसके नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है? यानी फल जो पकता है किसके कारण पकता है, ठीक है। तो वो पकता है एथिलीन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन की वह हिस्सा जहां जानकारी प्राप्त की जाती है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? यानी कि इमरजेंसी हार्मोन। आपातकाल मतलब इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी हार्मोन, जैसे हमारे शरीर में कोई हार्मोन घट रहा है तो ये जा करके मेकअप करेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनाइलिन। एड्रीनाइलिन, नाइलिन जो है हार्मोन होता है वो आपातकाल हार्मोन होता है ना। वो मदद करता है हमारे शरीर में, अगर कोई और हार्मोन घट रहा है तो उसमें मदद करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये देखिए, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया, है ना। ऐच्छिक क्रिया मतलब हमारे इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक क्रिया मतलब हमारे इच्छा के अनुसार वो नहीं होगा। हम चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, है ना। जैसे उल्टी होना, उल्टी होना क्या ये आपकी मर्जी से होता है? उल्टी आप चाहते हो उल्टी हो? नहीं ना। यानी ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पे आपका कोई जो है आपका कोई पकड़ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अत्यधिक लार निकलना, लार भी आप अपने मन से नहीं निकाल सकते हो। हाँ, अपने मन से आप जबरदस्ती निकालना चाहते हो निकल सकता है, लेकिन लार ऑटोमेटिक जो है, लार अगर जो नहीं होगा तो आप खाना पचा ही नहीं पाओगे। यानी कि लार जो है आपके मुंह में जो है लार होता ही होता है, ठीक है। यानी कि वो अनैच्छिक है, आप रोक नहीं सकते हो, है ना। दिल का धड़कना, क्या आप रोक सकते हो दिल का धड़कना? कभी नहीं रोक सकते हो, है ना। तो यानी कि ये भी आपके हाथ की बस की बात नहीं है। लेकिन चबाना, चबाना क्या हुआ? मुंह में आप कोई भी फूड लेते हो, कोई भी मतलब भोजन करते हो तभी ना आप चबाओगे, तो वो आप अपने मुंह में नहीं लोगे तो नहीं चबाओगे, तो आपकी मर्जी है। यानी कि अनैच्छिक क्रिया नहीं हो जाएगा, यानी ऐच्छिक क्रिया ये हो गया चबाना, है ना। बाकी सभी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया बोल रहा था कौन नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया चबाना हो जाएगा, जब हम अपने मुंह में कोई चीज़ लेंगे या फिर ऐसे ही चबाएंगे। जरूरी नहीं कि फूड हो, हम ऐसे ही चबा सकते हैं, खाली मुंह भी चबा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? ओके, महिलाओं में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यहाँ पे महीना में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो महीना में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं 9 मंथ होता है, अप्रोक्स में 9th मंथ माना जाता है डॉक्टर के अनुसार, साइंस के अनुसार, ठीक है। तो 30 दिन होता है, तो 30 गुना से गुना कर दो, 30 गुना 9 9 27, यानी 270 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका साइंस से इसका कोई लेन देन नहीं है, बट ये घुसा दिया इस क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, आप इसे देख लो। ओके, तो ये एक तरह का जीके क्वेश्चन समझ सकते हो आप, आगे काम देगा आपको, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? अलैंगिक जनन किस में होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यीस्ट में जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है, बाकी सब में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक अलैंगिक में आप अंतर याद कर लेना, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि सांस वाले तंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टीबी बीमारी जो है जो होता है वो श्वसन से संबंधित है, यानी सांस पे इसका इफेक्ट होता है, सांस लेने में आपका, ठीक है। चलिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, है ना। यानी कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकते, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज जो होता है वो जो है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है पाचन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मांसाहारी जीव और मनुष्य जो है इसको पाचन नहीं कर पाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि वो मर गया ब्रेन हेमरेज होकर के, यानी कि दिमाग की नस फट गया ब्रेन हेमरेज के होने के कारण, है ना। तो ये होता है आपका ज़्यादातर जो केस होता है ये होता है हाइपरटेंशन के कारण, यानी जब वो मनुष्य जो है ज़्यादा टेंशन ले लेता है तो उसका ब्रेन का जो होता है एक माइग्रेन वेन होता है, माइग्रेन नस होता है, वो नस जो है ना उसका जो पल पल जो है अप डाउन करता है, देखिएगा वो बहुत ही अप डाउन पॉपअप करता है ना। तो वही पॉपअप ज़्यादा जब हो जाएगा वो फट जाएगा नस, है ना, यानी टेंशन में वो चला जाता है, तभी ये होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग को खास करके टेंशन नहीं देना चाहिए ना बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट, निम्न में से परजीवी पादप उदाहरण क्या है? आप तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कशकुटा, ठीक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, यानी कि पूरे शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये क्या जाता है? आलिंदो द्वारा, है ना। आपका जो हृदय होता है, जैसे मैं हृदय का फिर मतलब बढ़िया से नहीं बना पाऊंगा, हृदय मान लो, है ना। एक होता है आलिंग द्वारा, एक होता है आपका इस साइड होता है नीलय द्वारा, ठीक है, नीलय और आलिंग। तो आलिंग साइड वाला जो काम करता है वो शरीर को के पूरे पंप शरीर में पूरे रक्त को जो है भेजता है, ठीक है। ओके ना बाबू, चलो तुम भी बोलना है बेटा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी, है ना। हाँ, नेक्स्ट है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किससे होता है? म्यूकुलन से होता है। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिया। अच्छा, अब ये ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको। चलिए, जनन संचारित रोग है। जनन कैसा रोग है? ये आपका है सिफिलिस रोग भी है, एड्स रोग भी है, गोनोरिया भी है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऊपर में जितने हैं, ठीक है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका बाह्य दलपुंज। बाहरी मतलब बाह्य, तो बाह्य जहां लगा हुआ रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इजी वे में, ठीक है। ठीक है बाबू, ब्लड समूह ए कौन सी एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए आप लोग जानते हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। ए बी, ए प्लस, ए माइनस, ओ बी, ए बी, बहुत सारे टाइप का होता है ना बाबू। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलो बाबू, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, यानी कि बी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिर जाओगी बाबू, ऐसे मत करो। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ओ यार, आपको दिख रहा है यार, आंसर मैंने आपको दिखा दिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं करता है इंसुलिन।
इंसुलिन 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 कैसे कर रही तुम, गिर जाएगी। पादप वृद्धि हार्मोन है, कौन सा है ये आपको बताना है। ओके, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है वो आपका हो जाता है ए जिब्रेलिन। कौन सा हो जाता है जी, जिब्रेलिन। हाँ जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां होती है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के मुख्य गुहा में जो लाल जोड़ी ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है 3। कितना होते हैं, 3 होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एंड्रोजेम। एंड्रोजेम है क्या है, एंड्रोजेम क्या है, हाँ एंड्रोजेम क्या है, एक प्रकार का मेल हार्मोन है। एंड्रोजेम जो होता है मेल हार्मोन, यानी कि वो जो है जेंट्स में पाया जाता है, यानी कि महिला में नहीं बल्कि पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है। ओके, मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना, मटर का प्रयोग जो है किसने, कौन वैज्ञानिक ने किया था, आप लोग जानते होंगे, मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था सेट नंबर 1 में। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आज के इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।